गुड मॉर्निंग। पैरामीशियम प्रोटोजोन्स की एनिमल की स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने पहले जनरल स्ट्रक्चर और फंक्शन में कुछ स्टडी किया। उसमें था पेलिकल, पेलिकल के साथ सीलिया, सीलिया के साथ सीलिया का सिस्टम देखा था हमने, इंफ्रासीलियरी सिस्टम। उसी के साथ में हमने देखा था इंफ्रासीलियरी सिस्टम के साथ साथ में हमने स्टडी किया उसके फूड वैक्यूल्स और साइटोपाइल्स एक्सेट्रा ओरल ग्रुप के ऊपर बात की थी। आज हम इसमें थर्ड में जनरल सामान्य संरचना और कार्य पे साइटोप्लाज्म के ऊपर बात करते हैं। जो साइटोप्लाज्म पैरामीशियम में होता है वो दो भागों में विभक्त रहता है। जो बाह्य होता है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। बाह्य जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। और जो भीतरी होता है, भीतरी प्लाज्म होता है, जो उसको अंतःकोशिकीय या द्रव्य या मज्जा के नाम से भी जाना जाता है। जो बाह्य कोशिका द्रव्य है एक्टोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, ये जो है सीलिया के ठीक नीचे स्थित होता है, स्वच्छ और गाढ़ा होता है। इसके साथ साथ में इसीलिए इसको बाह्य कोशिका द्रव्य भी कहलाता है। इसमें ट्राइकोसिस्ट भी होते हैं और इंफ्रासिलियरी सिस्टम भी बनता है। जो अंतःकोशिकीय, तो इसमें इंफ्रासिलियरी सिस्टम में जो ट्राइकोसिस्ट का भी रोल है उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो एक्टोप्लाज्म है, ट्राइकोसिस्ट जो है विशेष प्रकार के ओवल शेप्ड थैले के समान जो है ऑर्गन होते हैं, सेलुलर ऑर्गन। ये जो होते हैं बाह्य कोशिका द्रव्य में सीलिया के बेसल बॉडी के साथ एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। बेसल बॉडी, फिर एक ट्राइकोसिस्ट, फिर बेसल बॉडी, फिर एक ट्राइकोसिस्ट, इस तरह अरेंज होते हैं। ये जो होते हैं सीलिया फाइब्रिल के बहुभुजीय अवमानों में, हमने उसमें सीलिया में भी देखा था, जो पॉलीगोनल फेसेट्स थे उसके अगले व पिछले आधारों पर खुलते हैं। ट्राइकोसिस्ट को सर्वप्रथम जो था एलिस ने देखा था। ये 2 से 4 माइक्रोन लंबे होते हैं और प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट का निर्माण एक लंबे शाफ्ट और एक अत्यधिक नुकीले शिकस्त से होता है। ये हम डायग्राम में भी दे सकते हैं। शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर एक स्पाइक है, जिसे जो नुकीला शिखर है उसे हम स्पाइक या बार्ब भी कहते हैं। स्पाइक जो होता है वो एक कैप के द्वारा ढका रहता है। आप डायग्राम पे फोकस करो। ये जो शाफ्ट है इसका निर्माण ट्राइकिनिन प्रोटीन से होता है। ये जो प्रोटीन होती है वो रेशेदार होती है और जालक का निर्माण करती है। मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल उद्दीपनों के साथ ही ट्राइकोसिस्ट जो होती है वो विसर्जित हो जाती है। आप पहले डायग्राम में देख सकते हो कि ये अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट भरा हुआ है इसमें, और दूसरा सब्सटेंस भरा हुआ है। अब जब सब्सटेंस रिलीज हो जाएगा, पदार्थ रिलीज हो जाएगा ट्राइकोनिन, तो उसके बाद में ये डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट है। वो थोड़ा थिन है और ये थिक है। अनडिस्चार्ज थिक है, जिसको हम डीप एक पिक्चर में भी देख सकते हैं। अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट बी में हम देखेंगे कि जो टिप है वो ट्राइकोसिस्ट की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने देखी है, ये पिक्चर खींची हुई है। सी में हम देख रहे हैं डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट। तो ये जो ट्राइकोसिस्ट जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो डिस्चार्ज के दौरान इसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है। डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट का जो शाफ्ट होता है वो लंबे छड़ के समान हो जाता है और इसकी लंबाई लगभग 40 माइक्रोन तक हो जाती है। एक बार ट्राइकोसिस्ट से जब डिस्चार्ज निकल जाता है तो ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ट्राइकोसिस्ट की जो बॉडी के बारे में वैज्ञानिकों के बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ तो वैज्ञानिक का मानना है कि ये ट्राइकोसिस्ट का जो डिस्चार्ज निकलता है वो पैरामीशियम के आधार को से चिपकाने में सहायता करता है, लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार ट्राइकोसिस्ट जो है शिकार को मारने के लिए एक विषैला पदार्थ सिक्रेट करता है।
तो ये हमने आज इसमें देखा ट्राइकोसिस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म जो होता है ये कोशिका द्रव्य से घिरा एक्टोप्लाज्म से घिरा कोशिका द्रव्य का भाग जो है अंत्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। अंदर वाले जिससे दानेदार होता है और अर्ध तरल होता है। इसमें सामान्य कोशिका के अंगक कौन कौन से मिलेंगे, जैसे सेल में मिलते हैं उसी तरह के अंगक इसमें भी मिलेंगे, क्योंकि जो प्रोटोजोन है वो यूनिसेलुलर रादर ए सेलुलर कहा जाता है। इसकी इसी सेल से सारे कार्य संपन्न होते हैं, तो इसलिए इसमें सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम और स्टोर्ड फूड वैक्यूल्स, स्टोर्ड भोजन, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो एंडोप्लाज्म में केंद्रक मिलेगा न्यूक्लियस और संकुचनशील रक्तिका जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी कहा जाता है और फूड वैक्यूल्स इत्यादि पाई जाती हैं। पैरामीशियम में अंतःकोशिकीय द्रव्य जो होता है वो धीरे धीरे धारावाही गति में घूमता रहता है। ऐसे ही जो है सर्कुलर सा धीरे धीरे सर्कुलर मूवमेंट करता रहता है। पैरामीशियम का जो क्या कह सकते हैं हम एंडोप्लाज्म है। इसे जीव द्रव्य भ्रमण के नाम से भी जानते हैं या साइक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारे देखा हमने। अब इसमें सबसे पहला जो हम अंग देखते हैं एंडोप्लाज्म का, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पैरामीशियम कॉर्डेटम एक हिस्ट्रोकैरियोटिक प्रोटोजोन्स है। हिस्ट्रोकैरियोटिक मतलब विषम केंद्रकीय है। इसमें अंतःकोशिका द्रव्य में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, हमने डायग्राम में भी देखा था। लास्ट उसमें पैरामीशियम के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े वाले जो केंद्रक को हम बोलते हैं मेगा न्यूक्लियस और या मैक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा केंद्रक जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। गुरु जो केंद्रक होता है मेगा न्यूक्लियस का आकार जो है वो किडनी के शेप का होता है, वृक्क के समान होता है। इसमें जो है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए पाया जाता है। इसकी केंद्रक जो कला होती है वह स्पष्ट होती है मेगा की। ये पैरामीशियम की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे सोमैटिक न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। सोमैटिक मतलब कायिक या ट्रॉफिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। जनन प्रक्रिया में रिप्रोडक्शन में जो रोल है वो केवल लघु केंद्रक का होता है। लघु केंद्रक जो है वो किडनी की शेप का है, तो गुरु केंद्रक की खांच के पास स्थित होता है। इसमें एक न्यूक्लियोलस पाई जाती है। इसमें क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स, क्रोमेटिन फाइबर्स समान रूप से वितरित रहते हैं। इसके चारों ओर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है और लघु केंद्रक जो है माइक्रो न्यूक्लियर वो फिर मैं याद करवा रही हूँ आपको रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो ये है न्यूक्लियस। अब हम उसके बाद में देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस या संकुचनशील उपकरण के नाम से भी जानते हैं। ये 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती है। इनमें से एक शरीर के अगले सिरे पर तथा दूसरी पिछले सिरे पर स्थित होती है। ये दोनों शरीर की पृष्ठ सतह के पास स्थित रहती है। प्रत्येक संकुचनशील रिक्तिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में थैलेनुमा वैक्यूल तथा 6 से 10 माइक्रोन लंबी संकरी तरकु रूप में, ये डायग्राम में दिख रही है, और ये रेडियल कैनाल्स भी पाई जाती है। ये शरीर से दूर तक फैली रहती है और एफरेंट पल्सेटिंग कैनाल्स के नाम से भी जानी जाती है। इसमें 3 भागों से मिलकर बनती है। जो प्रत्येक ये नाल है, रेडियल कैनाल है, जिसे वो 3 निम्नलिखित भागों से मिलकर बनती है। जैसे ये देखो,
एंड पोर्शन, ये जो होता है, दूसरा है एम्पुला और थर्ड है नेक रीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 भाग में एंड पोर्शन, जिससे शीर्ष भाग भी कहा जाता है। ये एफरेंट पल्सेटिंग कैनाल का अंतिम नुकीला भाग है। इसके चारों ओर के कोशिका द्रव में कई शाखित नलिकाओं का जाल पाया जाता है। इन नलिकाओं को नेफ्रोडियल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। ये अंतःद्रव्य जालिकाओं के संपर्क में रहती है। ये अंतःकोशिकीय द्रव्य से जल को एकत्रित करती है। तो आप इसमें देख सकते हो नेफ्रोडियल ट्यूब्यूल से जल को एकत्रित करती हुई एंड पोर्शन है। फिर है एम्पुला। एम्पुला जो है ये नाल का फूला हुआ भाग है, जो डायस्टोल प्रावस्था में जल भरने से फूल जाता है। फिर है नेक रीजन। इसके द्वारा जो एम्पुला है, एम्पुला वैक्यूल से ये जुड़ा रहता है और आशय व फीडर कैनाल जितनी भी होती हैं, वैक्यूल्स और फीडर कैनाल, लचीले तंतुओं के समूह से घिरी रहती हैं और ये संकुचनशील रिक्तिका के संकुचन को भी नियंत्रित करती है। मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं इसमें जो इसको करते हैं। देखो ये एम्पुला है, ये टर्मिनल पार्ट है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। पैरामीशियम में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको सिस्टोल अवस्था में कहते हैं। दूसरा जब वो फिर रिलैक्स हो जाती है, जब भर जाती है कॉन्ट्रैक्ट करके, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। और फिर जब ये रिलैक्स होकर के उसको बोलते हैं डायस्टोल या अनुशीतलन अवस्था होती है। प्रत्येक रिक्तिका एक छोटी सी डिस्चार्ज कैनाल द्वारा शरीर की पृष्ठ सतह पर स्थायी छिद्र द्वारा खुलती है। अब हम मैकेनिज्म समझें तो नेफ्रोडियल ट्यूब्यूल्स द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जल इस अरियर नालों में आता है, रेडियल कैनाल में आता है। यहाँ से संकुचनशील रिक्तिका के आशय में आता है। जल भरने के साथ ही रिक्तिका की बड़ी हो जाती है और ये इसकी अनुशीतलन प्रावस्था कहलाती है। डायस्टोल हो गई। एक निश्चित सीमा तक पहुंचकर रिक्तिका एकदम सिकुड़कर सारा जल जो है वो नाल द्वारा बाहर निकाल देती है। इस अवस्था को हम कहते हैं प्रकुंचन अवस्था। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल जो है वैक्यूल या अपरेटस, ये अपरेटस बन गया पूरा। ये क्या करता है, ये स्पेशली जितना भी जल इसके अंदर डिफ्यूजन के द्वारा इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि ये क्या है, इसका खुद के शरीर का द्रव्य जो है वो गाढ़ा होता है। अंदर बाहर जो कहाँ रहता है, ये पानी में रहता है, स्वच्छ जल में। वहाँ का पानी जो है वो इसके रिस करके डिफ्यूजन जिसे कहते हैं, इसके अंदर प्रवेश करता रहता है। तो ये फूल करके फट सकती है पैरामीशियम। इसी से बचने के लिए इसमें एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और या कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस। संकुचनशील उपकरण इसमें पाए जाते हैं जो कि इसमें भरे हुए पानी को, जो भरता रहता पानी इसके शरीर में, शरीर क्या एक ही सेल है, उस सेल में से पानी को बाहर निकालने का कार्य इसी अपरेटस के द्वारा संपन्न होता है। इस तरह ही अपने जीवन यापन को संपन्न करती है। फूड वैक्यूल हमने पहले भी पढ़ लिया था उसी में। ये रफली स्फेरिकल होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल बॉडीज होती हैं, साइज भी और नंबर भी जो होता है एंडोप्लाज्म में इनका अलग अलग रहता है। और ये इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो होता है उससे चारों तरफ एक थिन डेफिनेट मेम्ब्रेन बन जाती है। उसको वोल्वेंस्की ने वैक्यूल नाम भी दिया था इन वैक्यूल को। और इसी में डाइजेस्टिव ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और पाचन की क्रिया संपन्न होती रहती है। तो ये आज हमने जनरल स्ट्रक्चर में
हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल देखा, उसी के साथ साथ में न्यूक्लियस के बारे में देखा एंडोप्लाज्म में, ट्राइकोसिस्ट के। इस तरह यदि आपका एक क्वेश्चन आता है बड़ा, पैरामीशियम की सामान्य संरचना का वर्णन करें, तो आपको पेलिकल के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमने जनरल स्ट्रक्चर में फर्स्ट में पढ़ी थी, और उसी के साथ में आपको फिर इंट्रासिलियरी सिस्टम, सीलिया और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इन सब के बारे में बताते हुए साइटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियाई को कवर करना है, और फिर ट्राइकोसिस्ट और कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस, ओरल एपरेटस के बारे में पूरा डिटेल में लिखना है यदि आपका फुल लेंथ क्वेश्चन आता है। और यदि आपका शॉर्ट में आता है तो उसी के हिसाब से आपको, जैसे इंफ्रासिलियरी सिस्टम पे आता है तो आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है, और यदि डायग्राम पूछा जाता है केवल तो उसी पे करना है। कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस के बारे में पूछा जाए तो आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए पैरामीशियम बहुत इम्पोर्टेंट एनिमल है आपके सिलेबस में, इसको आपको थॉरली और अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।